हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी टीजीटी मैथ्स 2021 का सॉल्यूशन कर रहे थे। ये उसका लेक्चर नंबर 6 है। शुरुआती 5 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक के सॉल्यूशंस को कर चुके हैं। ये लेक्चर देखिए आपके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के अगर सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपको जो है आगामी जो आपने फॉर्म भरा हुआ इस साल जो 2021 के लिए फॉर्म भरा हुआ है, तो उसके लिए आपको जो परीक्षा का पैटर्न की जानकारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, मैं इन लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे सिंपलेस्ट मेथड, जिसमें सबसे कम टाइम लगता हो, यूनिक मेथड में बताता हूं, जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं भी अवेलेबल इस तरीके का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो इन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से आप इससे बेनिफिटेड होंगे, जो है इससे आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में लाइव कोर्सेज चल रहे हैं, अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं इसमें, और क्लासेस का जो टाइम है वो आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। रात को मिलेगा आपको जो 8 PM टू 10 PM जो है आपका जो लाइव क्लासेस हमारे लिए यहाँ चल रही है इंस्टीट्यूट में। और इसके साथ ही साथ हम लोग जो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवाते हैं, मतलब जो लाइव लेक्चर हम लोग करवाते हैं, अगर आपका कभी लेक्चर मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है। इसके साथ ही साथ जो चैप्टर वाइज जो असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें जो है आपको मिलती हैं, आपके डाउट्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो जाते हैं इन सारे क्लासेस में। तो ये आपके लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप भी जो है एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं और अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से जाना है और इस तरीके का लोगो बना हुआ आयुष्मान क्लासेस का एक सिंबल बना हुआ दिखेगा, वहाँ पे आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। एज ए स्टूडेंट आपको डाउनलोड कर लेना है उसको, और वहाँ से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहा जा रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ एच। ठीक है, एक एरोप्लेन एच हाइट पे उड़ रहा है। ओके, ठीक है, विथ हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू, ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू से जो है उड़ रहा है, एक एरोप्लेन है। द वेलोसिटी ऑफ ए ड्रॉप्ड पैकेट, इसमें से एक पैकेट गिराया जाता है, तो पैकेट गिराया जाएगा तो उस समय जो वो भी जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से जो है चलेगा। मतलब वो पैकेट जब गिराया जाएगा ना तो वो कुछ इस तरीके से गिराया जाएगा, तो इस तरीके का पाथ वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है आपसे द वेलोसिटी ऑफ ए ड्रॉप्ड पैकेट ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी व्हाट। जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि ये हाइट हमारी कितनी है, एच है, हाइट एच है, मानना क्या है इसमें गिवन ही है, हाइट कितनी है, एच है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एरोप्लेन उड़ रहा था ना, वो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, यू था। ठीक है ना, तो उसमें से जब पैकेट निकलेगा ना तो उसका भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, यू ही होगा। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे जो क्षैतिज दिशा में वेग होता है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जो स्मॉल जी होता है ना वो ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करता है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ए पे अगर हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है, तो जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो उस समय भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, यू ही होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक ये हम लोग जो है एक कंपोनेंट यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये मुझे ये वाला निकालना है, मतलब ये मुझे इसको मैं v लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ यू एक्स लिख देता हूँ, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, यू वाई लिख देता हूँ। ठीक है, तो मुझे v निकालना है, और यू एक्स कितना होगा आप समझ ही रहे हैं कि अगर शुरुआती अगर पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, तो पॉइंट बी पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रही होगी, यू रही होगी। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, अब हमें बस यू वाई निकालना है। यू वाई निकालने के लिए हम लोग देखिए करने क्या वाले हैं, सबसे पहले ए से सी तक के मोशन में अगर हम लोग बात करें, ए से सी तक की मोशन, ए से सी तक की मोशन की बात करें अगर हम लोग, तो फार्मूला मैं लगाऊंगा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो जब ये यहाँ से चलेगा, ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यू है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में जो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास वेग है और ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई वेग नहीं है, तो यहाँ पे यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए से सी तक पहुंचने में या ए से बी तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगने वाला वो कितना लगने वाला, अंडर रूट 2h/g लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा कि अब हम लोग भी वाई निकालने जा रहे हैं। ठीक है, भी वाई का मतलब सी पे जो बेग होगा या बी पे जो बेग होगा एक ही चीज होगा। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, भी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, भी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यू क्या है, जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करें तो वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। ठीक है ना, और जी हम लोग लिख देते हैं, और टाइम
ए से सी तक पहुंचने का टाइम अभी हम लोग निकाला था, कितना था, √2h/g था। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये v का मतलब क्या था हमारा, यहाँ पे हम लोग इसको लिख रहे थे u y लिख रहे थे, तो मेरा जो u y है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट में 2h और भीतर जाएगा g को g² और नीचे कितना g, तो यहाँ से एक g कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा √2h/2h g हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। तो ये भी वाई जो इज इक्वल हो गया √2gh और यू एक्स हमारा कितना था, u था। तो ये जो हमारा है ना, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी भी क्या होगा, √ux का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, यू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यू एक्स का स्क्वायर का मतलब यू स्क्वायर और यू वाई स्क्वायर का मतलब 2gh। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, √u² + 2gh। तो इस तरीके से हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया जा रहा है कि एक बैलून इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g/8। एक बैलून है जो ऊपर की तरफ जो है ये उड़ रहा है, किस एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, g/8 दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर हाफ मिनट, ठीक है, ये हाफ मिनट तक ऊपर गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया। आफ्टर हाफ मिनट ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, इसमें से एक जो है पिंड को जो है छोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें से एक पिंड को छोड़ा जाता है। तो कहा जाता है कि ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम देम, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड इज व्हाट। तो इसमें से जो है, इसमें से जब छोड़ा जाएगा तो पहले वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो पिंड जो होगा ना, क्योंकि गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो वो पिंड ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद जब उसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगा। तो पूछ रहा है कि जब ये नीचे तक यहाँ तक गिरेगा तो इसमें आपको जो है उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप डिटेल मेथड से भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट मैंने तैयार किया है, वो शॉर्टकट मैं बता देता हूँ आपको, जो उससे आपको टाइम कम लगेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है, गुब्बारे में से जो पिंड को फेंका गया तो नीचे तक जो पहुँचने का टाइम होता है, उसके लिए फार्मूला हमारा क्या है, हमारे लिए फार्मूला है, एक मिनट, यहाँ पे टाइम को मैं लिख देता हूँ, टाइम लिख देता हूँ, टाइम। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट हमारा क्या, T/g, और यहाँ पे हमारे पास है ब्रैकेट में f प्लस √f प्लस √f और ब्रैकेट में कितना हो गया, f प्लस g हो गया। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम क्या है, जो यहाँ से फेंका गया था ना, कितनी देर तक चला था वो, कितनी देर तक चला था, हाफ मिनट, है ना, हाफ मिनट तक गया था ना गुब्बारा ऊपर। तो ये वाला जो टाइम है ना, ये कितना, हाफ मिनट का मतलब 30 सेकंड। ठीक है, और जी को आप समझते ही हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एफ मैंने किस चीज के लिए लिखा हुआ है, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ, गुब्बारा किस एक्सेलरेशन से, मतलब किस त्वरण से ऊपर की तरफ उड़ रहा है। तो कितना g/8 है, तो ये आपकी जगह पर g/8 पुट कर देंगे, अंडर रूट में फिर से ये आपकी जगह पर g/8, ब्रैकेट में फिर से g/8 और प्लस कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30/g और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, g/8 प्लस अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, 8g प्लस जी, 9g/8 मतलब g/8, और यहाँ पे कितना हो गया, 9g/8। तो ये बाहर कितना आ जाएगा हमारे पास, 30g और 30/g और g/8, और देखिए नीचे से 8 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा 3, और g स्क्वायर का कितना हो जाएगा g। तो 3g और 4 और g/8 कितना हो गया, 4g/8, बाहर है 30g और यहाँ पे कितना हो गया 4g/8। यहाँ से जी कट जाएगा, 4 2 8 कट जाएगा, और 2 से 30 को कट करेंगे, 15 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इफ 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन इन वन प्लेन अपॉन ए रिजिड बॉडी, एक बॉडी है उस पर जो 3 फोर्सेज जो है एक प्लेन में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक प्लेन उस पर 3 फोर्सेज जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि द बॉडी कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, वो बॉडी को क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में कब रखेंगे। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, पहला ऑप्शन है दे मस्ट मीट इन ए पॉइंट, वो एक पॉइंट में क्या करने चाहिए, मीट करने चाहिए, ये सही बात है। दूसरा इन्होंने कहा कि दे मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा कि दे मस्ट बी आइदर मीट इन ए पॉइंट और बी पैरेलल। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। या तो वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, या तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है ना, जैसे मैं कहूं कि अगर ये मान लीजिए एक बॉडी है 10 किलोग्राम का, इस पे मैं जो है क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, और फोर्स मान लीजिए इधर की तरफ मैंने कितना लगाया एफ, और इधर की तरफ में कितना फोर्स लगा दो एफ, तो निश्चित रूप से ये जो है बॉडी को क्या कर रखेंगे, इक्विलिब्रियम में रखेंगे। जितना फोर्स मैं राइट में लगाऊं उतना फोर्स मैं कहाँ लगाऊं, लेफ्ट में लगाऊं, तो ये बॉडी को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में रखेंगे। तो ठीक है, तो या तो ऑप्शन आपका क्या होगा, अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो वो या तो एक पॉइंट पे मीट करने चाहिए, आइदर मीट इन ए पॉइंट और मस्ट बी अ पैरेलल, या तो वो पैरेलल होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कहा जा रहा है कि द इक्वेशन x² अपॉन 1 - r माइनस y² अपॉन 1 अपॉन r
इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ आर लेस देन 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो देखिए अगर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग है और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग है इज इक्वल टू 1 है, तो देखने से ये लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर होता तो ये क्या बन जाता, हाइपरबोला बन जाता। हाइपरबोला बनने के लिए कंडीशन ये है ना कि ये जो एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी क्वांटिटी होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बस इतना सा कंडीशन है, वाई स्क्वायर के नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मेरा जो 1 माइनस आर है वो पॉजिटिव है, और मैं अगर ये भी प्रूव कर दूं कि 1 प्लस आर भी मेरा क्या पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। तब देखिए कंडीशन यहाँ पे एक बगल में कंडीशन दी है कि मॉड ऑफ आर क्या है, लेस देन 1 है। मॉड ऑफ आर लेस देन 1 का मतलब ये हो गया कि आर हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 तक के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब मैं अगर इतने पोर्शन को सॉल्व करूं कि आर मेरा क्या लेस देन 1 है, इसका मतलब 1 माइनस आर क्या ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए पहली बात प्रूव हो गई कि 1 माइनस आर ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इस दूसरे पार्ट को मैं लेता हूं, यहां पे कहा जा रहा है कि आर मेरा -1 से बड़ा है, इसका मतलब जो मेरा 1 प्लस आर है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए ये दूसरी बात भी प्रूव हो गई। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के जो नीचे लिखा हुआ ये क्या है, ग्रेटर देन 0, वाई स्क्वायर के नीचे लिखा है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का बन रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। कहा जा रहा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिन विद टी एंड एंड विथ यम। स्टार्ट होना चाहिए टी से और समाप्त किस पे होना चाहिए, यम पे होना चाहिए। और इसमें कितने लेटर्स हैं टोटल, अगर टोटल हम लोग लेटर्स की अगर बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, जिसमें से 2 लेटर को इन्होंने फिक्स कर दिया कि पहले नंबर पर टी आना चाहिए और लास्ट नंबर पर यम आना चाहिए, ठीक है। तो बचे कितने, 5। इसका मतलब 5 लोगों को हमको क्या करना है, अरेंज करना है। 5 लेटर को हमको क्या करना, अरेंज करना है। तो 5 लेटर्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 120 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, जो कि स्टार्ट किससे होंगे, टी से, और समाप्त किस पे होंगे, यम पे समाप्त होंगे। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर कॉट एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ द वैल्यू ऑफ एफ 0 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी फंक्शन जो हमारा होता है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है, जैसे 0 पे कंटिन्यूटी दिखानी है, इसका मतलब 0 पे अगर हम लोग लिमिट निकाल लें और 0 पे फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि एफ ऑफ 0 क्या होगा, इसका मतलब मैं लिमिट निकाल दूं तो काम हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर कॉट एक्स। तो सबसे पहले लिमिट निकालने के लिए हम लोग फॉर्म चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ब्रैकेट के भीतर 1 बन जाएगा, और ऊपर कॉट 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं कि जब भी आपको 1 की पावर इन्फिनिटी वाला लिमिट सॉल्व करना हो, आपको करना कुछ नहीं, ई की पावर लिखना है, जो भी लिमिट है उसको लिख देना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जो भी बेस है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 प्लस एक्स बेस है ना, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा। और जो भी यहाँ पे एक्सपोनेंट होगा, मतलब जो पावर होगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना। पावर कितना, कॉट एक्स का मतलब कितना होता है, 1/10x। अब देखिए आपने एक लिमिट ये भी पढ़ा होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन 10x, ये कितना आता है, 1 आता है। देखिए यहाँ पे एक्स अपॉन 10x है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब ई की पावर 1 बन जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगर ई होगी तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, मतलब जेड का मॉडुलस कितना, 1 है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, और आर्गूमेंट उसका कितना, थीटा है। आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार कितना होगा, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए हम लोग इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है, इस स्क्वायर कर दे तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि जेड इंटू जेड बार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें जेड जेड बार तो क्या आता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर आता है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। तो जेड इंटू जेड बार कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से जेड बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/जेड हो जाएगी, ठीक। इस जेड बार को मैं यहाँ पे क्वेश्चन में अगर पुट कर दूं तो इसका मतलब मुझे निकालना है आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस, जहाँ पे जेड बार है वहां पे मैं 1/जेड लिख दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा, मुझे अब आर्गूमेंट किसका निकालना है, आर्गूमेंट मुझे निकालना है 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस जेड, और डिवाइडेड इंटू कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा। इसका मतलब मुझे किसका निकालना है आर्गूमेंट, मुझे आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना है, जो कि क्वेश्चन में आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहा जा रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आप समझते हैं क्या होता है, पैराबोला होता है इस तरीके का।
और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये अपवर्ड पैराबोला होता है। तो इसके बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो आपको निकालना है। तो आप बाउंडेड एरिया तो समझ ही गए होंगे, ये बाउंडेड एरिया है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। वो पॉइंट तो आप समझते ही समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब मुझे ये बाउंडेड एरिया निकालना है। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक स्ट्रिप बनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक स्ट्रिप बनाएंगे और उस स्ट्रिप में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। उस स्ट्रिप में अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, तो देखिए फिर हम लोग जो है इस एरिया को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इन दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन से मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं, अगर वाई की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये ओ पॉइंट हमारा कितना, 0 0, और ये सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 1 0, ठीक है। अब देखिए एक स्ट्रिप हम लोग बनाएंगे जो कि ऊपर वाले पैराबोला के साथ चलेगा, और एक स्ट्रिप को हम लोग बनाएंगे जो नीचे वाले पैराबोला के साथ चलेगा। और हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, y1 dx, ठीक है, और माइनस y2 dx। y1 किसका है, ऊपर वाले पैराबोला का, और y2 किसका, नीचे वाले पैराबोला का। और लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक देंगे, 0 to 1 देंगे। ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ऊपर वाले पैराबोला का जो हमारा y है वो कितना है, रूट एक्स है, और माइनस नीचे वाले पैराबोला का y कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो ये रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 to 1 हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम जब इसको 0 to 1 में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 का जरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 होल टू द पावर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए सबसे पहले आप इसका फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म कैसे चेक करेंगे, जो एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 है, पहले इसमें से आप एक्स को कॉमन कर लीजिए, ठीक है, ऊपर से और नीचे से। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 बाई एक्स, और यहाँ नीचे भी कितना हो जाएगा, एक्स कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास देखिए कितना हो गया, 1 प्लस 6 बाई एक्स और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 1 प्लस 1 बाई एक्स, और होल टू द पावर कितना हमारे पास है, एक्स प्लस 4 है, ठीक है। और इसमें लिमिट कितना दिया हुआ है, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो इन्फिनिटी रखेंगे तो 6 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ब्रैकेट में 1 बचेगा और उसके पावर इन्फिनिटी प्लस 4 मतलब इन्फिनिटी बनेगा। तो ये कौन सा लिमिट है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको करना क्या है, ई की पावर लिखना है, जो भी लिमिट है वो लगा देना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जो भी बेस है उसमें से एक कम कर देना। बेस मेरा कितना है, एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 है ना, मतलब जो ब्रैकेट में चीज़ है उसमें से एक कम कर देंगे। तो ब्रैकेट में जब आप एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 में से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, और कितना आ जाएगा, -1, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्स कटेगा, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1। और हम लोग क्या करते हैं, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर कितना है, एक्स प्लस 4 है, ठीक है। इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, ई की पावर 5 तो कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर एक्स प्लस 4, उसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 4 बाई एक्स, और नीचे कितना एक्स प्लस 1 है, उसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब इन्फिनिटी लगाएंगे तो 4 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये एक्स एक्स कट जाएगा। तो कितना बचेगा, ई की पावर 5 इंटू 1। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर 5 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहा जा रहा है, इफ द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इज 21.5। इससे जो है जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना आ रहा है, 21.5 आ रहा है। तो आपको के की वैल्यू बताना है। तो देखिए हम लोग जो ये एक्स आई है और एफ आई है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या बनाते हैं, जो हमारा एक्स आई है और एफ आई है, तो एक कॉलम हम लोग और बनाते हैं किसका, एफ आई इंटू एक्स आई का। एक्स आई मेरे पास कितना है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 और कितना 45 है। और जो मेरा एफ आई है वो कितना है, 6 4 3 के और कितना है 2 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 30 60 75 और कितना हो जाएगा 35 के, और यहाँ से कितना हो जाएगा 90। इन समूह को अगर हम लोग ऐड कर दें तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आएगा हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई में आ जाएगा 255, और प्लस कितना आ जाएगा 35 के आ जाएगा, प्लस 35 के आ जाएगा। और सिग्मा एफ आई को अगर हम लोग मतलब इस एफ आई वाले कॉलम को ऐड कर दें
तो कितना आ जाएगा 15 प्लस के आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो फार्मूला होता है मीन का एक्स बार इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और कितना होता है डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। मीन मेरा कितना है 21.5 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 255 प्लस कितना 35 के और डिवाइडेड बाई नीचे कितना 15 प्लस के है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जब सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। इसका मतलब हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 कहा जा रहा है कि ई की पावर लॉग एक्स प्लस 1 को 1 से 3 में इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ई की पावर लॉग एक्स का एक फार्मूला होता है। ई की पावर लॉग एक्स को हम लोग एक्स लिखते हैं। जब भी यहाँ वाला जो ये बेस है, ये वाला बेस और ये जो बेस है, दोनों अगर मैच कर जाए तो लॉग के आगे वाला जो नंबर है वही आंसर में आता है। ठीक है, इसका मतलब मुझे 1 2 3 में किसको अब इंटीग्रेट करना है, एक्स प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स और लिमिट कितनी हो गई 1 से लेकर 3 तक हो गई। ठीक, तो अपर लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा 9/2 प्लस 3 हो जाएगा और लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप यहाँ से तो आपको सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिलने वाला 6 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कहा जा रहा है इफ ए मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उसके लिए कहा जा रहा है मीन डेविएशन 12 है। मीन डेविएशन कितना है 12 है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये। देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, तो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा रहा है कितना होगा। तो देखिए जब ये स्पेशली ये चीज मेंशन कर दे कि मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे एक फार्मूला वर्क करने लगता है। उस फार्मूले का नाम है कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन डेविएशन 12 है और यहाँ पे 4/5, अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, 15 के साथ हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहा जा रहा है यू इतना है, तो आपसे पूछा जा रहा है यू दिया गया है कि इतना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यू की वैल्यू क्या होगी, ए के टर्म में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ए को एक वेक्टर मान लेता हूं। मान लिया कि मैं ए को बोल देता हूं कि a1i और प्लस a2j प्लस a3k। मान लिया कि ये वेक्टर मैं ए को बोल देता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूं, ए क्रॉस आई निकालने जा रहा हूं। तो ए क्रॉस अगर हम लोग आई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a1i प्लस a2j और प्लस a3k और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना किसके साथ, आई के साथ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ होगा, तो आई क्रॉस आई हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, फिर जे क्रॉस आई करेंगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा माइनस के आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a2 इंटू कितना आ जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा। फिर हम लोग के क्रॉस आई करेंगे तो वहाँ पे कितना आ जाएगा जे आ जाएगा। देखिए ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे एक सर्कल में बना देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने आई, यहाँ पे जे और यहाँ पे मैं के बना देता हूँ। तो जब भी हम लोग इस तरीके से एंटी क्लॉक वाइज में जाते हैं, मतलब आई क्रॉस जे तो कितना लिखना है के, और फिर जे क्रॉस के तो हमको क्या कितना लिखना है आई, और फिर जे क्रॉस आई तो मुझे कितना लिखना है जे क्रॉस आई, सॉरी के क्रॉस आई को हम लोग कितना लिखते हैं जे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो के क्रॉस आई आएगा वो कितना हो जाएगा जे हो जाएगा, मतलब a3 और कितना हो जाएगा जे हो जाएगा। ठीक है, a3 जे हो जाएगा। अब देखिए इसका प्रोडक्ट लिखना है हमको किसके साथ, आई क्रॉस ए क्रॉस आई निकालना है। ठीक है, इसका मतलब अब मुझे क्या निकालना, आई क्रॉस और मेरे पास कितना आया था -a2k और प्लस कितना आया था a3j आया था। तो अब देखिए यहाँ पे जब आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के का मतलब ये तो कितना आएगा -j आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब a2j हो जाएगा। फिर आई क्रॉस जे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा के आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा a3k आ जाएगा। तो देखिए एक एक यहाँ का टर्म हम लोगों ने निकाल लिया, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया a2j, मतलब a2j और a3k आया। जब हमारा आई वाला टर्म था तो ये इसको माइनस करके बाकी दो टर्म हमारे आंसर में आ गए। तो अब मैं डायरेक्ट उसको लिखता हूं, तो ये मेरा जो u है वो कितना आ जाएगा, एक बार आ गया, ये पहले का आंसर कितना हो गया a2j, जो पहला बार ब्रैकेट है उसको सॉल्व करने से a2j प्लस a3k आ गया। फिर जब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो उसमें से j वाला टर्म गायब कर देंगे, j गायब कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास a1i और प्लस कितना बचेगा a3k बचेगा। और जो तीसरा वाला ब्रैकेट उसको सॉल्व करेंगे तो k वाला जो टर्म है उसको गायब कर देना है, मतलब हमारे पास कितना बचेगा a1i प्लस a2j बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए a1i कितनी बार, दो बार, फिर a2j कितनी बार, दो बार, और a3k कितनी बार, दो बार। तो दो टू को मैं कॉमन कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा a1i प्लस a2j और प्लस कितना आ जाएगा a3k, जो कि किसकी वैल्यू है a की वैल्यू है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहा जा रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर इज a, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम इट्स सेंटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। एक हेमीस्फीयर है
तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होता है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर से 3a/8 के डिस्टेंस पे होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। देखिए इस डिटर्मिनेंट को हम लोग फर्स्ट रो के लंग अगर एक्सपैंड कर दें तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू कितना आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, -1 इंटू फिर कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 6 माइनस ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, 15। और फिर कितना हो जाएगा, प्लस ओमेगा की पावर 8 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 11। अब कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग लगाएंगे, ओमेगा क्यूब हमारा कितना होता है, 1 होता है, तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 माइनस और कितना मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ कितना मिलेगा, माइनस, फिर कितना मिलेगा, 1 माइनस 1, फिर ओमेगा 8 कितना मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब फिर से 1 माइनस ओमेगा की पावर कितना था, 11 था, तो वो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो जीरो ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना बचेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस, माइनस कितना बचेगा, ओमेगा की पावर ये अलग है, माइनस कितना बचेगा, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को हम लोग ओमेगा लिखेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, एक मिनट जरा मैं कैलकुलेशन चेक कर लूँ। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, फिर 1 माइनस 1 हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर कितना था, ओमेगा की पावर 13 था ना, ये ओमेगा की पावर 8 और ओमेगा की पावर 13, तो यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये स्टेप को मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हम लोगों के पास कितना बचेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस कितना बचेगा, ओमेगा क्यूब और माइनस कितना बचेगा, ओमेगा बचेगा। ठीक है ना, तो ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और माइनस कॉमन कर लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब एक और रिजल्ट आपको मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, -1। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 2 माइनस -1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको जो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट जो भी होगा मुझे लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।